Okay, we'll see now. Orbital velocity. It is the speed or velocity with which satellite revolve around the Earth in circular orbit. Let m is the mass of the satellite, h is the height, r is the radius of the Earth. Therefore, small r, which is the distance of satellite from center of the Earth, will be r plus h. V is the orbital velocity. So key point here is how to get this derivation. It is moving in circular path. तो circular path के लिए centripetal force required है. That will be provided by gravitational force. Centripetal force mv square by r होता है. Gravitational force gmm by r square होता है. Equate कर दो. Mass of satellite will get cancelled. V is equal to root gm by r. It is the independent of mass of the satellite. It is independent of mass of the satellite. ठीक है, एक मिनट रुक जाओ. सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करता है. और ठीक है, और आर जो है लेसर हाइट में आर कम होगा और स्पीड विल बी मोर. लेसर द हाइट मोर इज द ऑर्बिटल स्पीड. जितना कम हाइट पे रखेंगे सैटेलाइट को उतना फास्ट स्पीड प्रोवाइड करनी पड़ेगी. इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट ऑर्बिट में होता है ना, इलेक्ट्रॉन इज फास्टेस्ट इन द फर्स्ट ऑर्बिट. जो इलेक्ट्रॉन के रिजल्ट होते हैं वही सैटेलाइट के रिजल्ट मिलते हैं. यहाँ पर वैसे ही मैच करते हैं उसके. इलेक्ट्रॉन इज द सैटेलाइट ऑफ न्यूक्लियस है ना. ऑलराइट, तो ये ऐसा रिलेशन अभी हमने पढ़ा है कहीं थोड़ी देर पहले. ऐसा था कि कुछ और था वो. एस्केप वेलोसिटी और 2gm था. हाँ, ऊपर 2 था. हाइट से जब छोड़ेंगे, 2gm/r. हाँ, हाइट से स्मॉल आर था. और सरफेस इसमें भी अगर हाइट कम कर दो, जैसे मून पे एटमॉस्फेयर, इसमें क्या करना पड़ता है, एटमॉस्फेयर से ऊपर रखना पड़ता है उसको. नहीं तो क्या है, फ्रिक्शन से उसकी एनर्जी लॉस होती है. फाइनली वो कोलैप्स, फाइनली वो हाइट लूज करके अर्थ को हिट करता है. ऐसा एक बार हो चुका है. एक सैटेलाइट था, वो उसकी एनर्जी लॉस हो गई थी, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ गया था और धीरे धीरे उसकी एनर्जी लॉस होती जा रही थी. तो र्यूमर आती थी आज वो मुंबई में गिर सकता है. मुंबई के लोग छोड़ के विलेज में चले जाते थे. फिर आगे कलकत्ता में गिर सकता है. कलकत्ता में खलबली मच जाती थी. फिर अल्टीमेटली ऑस्ट्रेलिया के पास गिरा, जाके वो सी में गिरा. बिकॉज 70% इज सी. चांसेस है सी में गिरने के, ज्यादा चांसेस थे. तो इट फेल इनटू सी. इट वाज द सैटेलाइट, बिग सैटेलाइट था. स्काई लैब नाम था उसका. स्काई लैब काफी पहले की बात है. तो अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऊपर रखते है ना. अगर एटमॉस्फेयर नहीं है देयर इज नो प्रॉब्लम, लेसर हाइट पे भी काम चल जाएगा. तो एटमॉस्फेयर इज जनरली से 400 किलोमीटर तक है. जनरली उससे ऊपर रखा जाता है. At moon there is no atmosphere. You can keep it 10 meter height or 20 meter height or 30 meter, 50 meter. तो अगर मैं इसको बोलूं कि अगर सैटेलाइट क्लोज टू द अर्थ है ना, अर्थ सरफेस एज्यूम कर लो थोड़ी देर के लिए, एटमॉस्फेयर नहीं है, तो क्लोज टू द अर्थ सरफेस आर विल बी कैपिटल आर. इसमें पुट कर दो तो दिस कम्स टू बी 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड. फास्टेस्ट है, क्लोज टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड. और जो 400-500 किलोमीटर पे है उनकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी. इट में भी 7.7 और समथिंग. दैट कम्स 25,000 किलोमीटर पर आवर. क्वाइट ए फास्ट है ना. दिस इज क्वाइट ए फास्ट. हाइट बढ़ने से कम है. हाइट ज्यादा कर दी तो स्पीड कम हो जाती है. ठीक है.
बोलो इसका आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ठीक है, ये नोट करना था कि देख लो इसको, जस्ट सी। This chapter is almost over. We'll next class में we can start new chapter. इलास्टिसिटी वो भी बहुत छोटा चैप्टर है, एक एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा. Then we'll start the further new chapter, fluid. Okay, now tell me the answer of this question. बोलो, ये दो important questions हैं, पहले इसका आंसर बताओ. क्या आंसर आएगा इसका? Find the ratio of orbital speeds of the two satellites at heights r and 7 are respectively from the Earth's surface, where r is the radius of the Earth. बोलो क्या आंसर आ रहा है? आया कुछ? तुम लोग हो कि नहीं लाइन पर? सॉल्व कर रहे कि इंतजार कर रहे मेरा? सॉल्व कर रहे सर. बोलो. फोर इज टू 4:1 रूट के अंदर है ना. R1 कितना लिया? हाउ मच इज द R1? बोलो. GM तो कैंसिल होने, ओनली वन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है ना. ये तो कांस्टेंट है, ओनली R पर ही डिपेंड कर रहा है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ R. ओनली R पर ही डिपेंड कर रहा है ऑर्बिटल वेलोसिटी, नॉट अदर फैक्टर्स, दे आर कांस्टेंट. कैसे 4:1? बोलो. 4:1 का लॉजिक बताओ. R2 16 लिया क्या? नो सर. स्मॉल r क्या होता है? व्हाट इज द स्मॉल r? डिस्टेंस नीचे ऑफ बताओ. R plus H. डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर. तो ये R सरफेस plus से H. दी हुई R प्लस एच होता है. तो ये हाइट दी हुई है, हाइट. तो R प्लस एच 1, तो R प्लस R, ये 2R, और ये R प्लस H2, तो R प्लस 7R.
तो ये 8r हो गया। ठीक है, तो रेशो क्या आएगा? 8r/2r, so that will be 4:1, that will be 2:1. सर मैंने And रूट नहीं किया उसका। so I was asking you r1 and r2, रूट भी मैंने बोला रूट में ले रहे कि नहीं। तो फर्स्ट वाला जो कम हाइट पे डबल फास्ट है, जो r हाइट पर है, दूसरा 7r है, 7r वाला उसकी स्पीड कम है, फर्स्ट वाले की स्पीड इज मोर। क्लियर? यस सर। और व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन? What is the ratio of orbital speed of satellite and its escape speed? अभी दोनों डेरिवेशन आज ही की हम लोगों ने। बोलो कि उनके उनका रेशियो निकाल के बताओ कितना आ रहा है। सर 1:√2। पहले क्या है? ऑर्बिटल स्पीड है। ओके, escape velocity is √2 times of orbital velocity. Escape velocity is √2 times of orbital. ठीक है, 1.414 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल। मून की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है और स्केप वेलोसिटी, अगर हम इसको स्केप करवाएं तो उसकी कितनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी? इतनी 41.4% बढ़ा दो तो मून विल स्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशन पुल ऑफ द, अगर उसकी स्पीड बढ़ा दी जाए, कितनी परसेंट बढ़ा दी जाए? 41.4%, और √2 टाइम्स कर दी जाए, उसकी स्पीड √2 टाइम्स कर दी जाए तो इट विल स्केप। एनर्जी कितनी, काइनेटिक एनर्जी कितनी कर दें? काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है? हाफ एम √2v² होता है। अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स कर दें तो स्केप हो जाएगा, मून विल escape from the gravitational pull of the earth. It will become unbound. एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। अभी मून की टोटल एनर्जी नेगेटिव होगी अर्थ के, इसीलिए अर्थ के साथ बाउंड है वो। ke+p उसकी टोटल कैलकुलेट करो तो माइनस में आएगी। माइनस मीन्स इट इज बाउंड टू द अर्थ। अगर स्पीड बढ़ाएंगे, टोटल एनर्जी 0 या प्लस हो गई तो अनबाउंड हो जाएगा वो। ऑलराइट, यस सर। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है? जियो स्टेशनरी मीन्स जियो प्लस स्टेशनरी है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। जियो मीन्स अर्थ हो गया, स्टेशनरी मीन्स रेस्ट पर हो गया। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर जो दिखाई पड़े, दैट सैटेलाइट्स आर कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। इनको कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी बोलते हैं। और इनको बहुत केयरफुली
लॉन्च करना पड़ता, नहीं तो क्या अगर उनकी ऑर्बिट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हुई तो फिर अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे नहीं रहेंगे, तो सिग्नल्स हमें इनके जो है सिग्नल्स फिर लाइव सिग्नल्स नहीं मिल सकते फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। इसके लिए क्या क्या कंडीशन है, मतलब कैसे डिफाइन करते हैं, दो सैटेलाइट विच टेक सेम टाइम टू रिवॉल्व अराउंड टेक द टाइम सेम टाइम टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, जो अर्थ का जो मतलब जिनका टाइम पीरियड 24 आवर्स हो। Satellites having time period 24 hours. Satellites having time period T is equal to 24 hours. जो कि अर्थ का है, तो जिस अर्थ अपने एक्सिस पे 24 आवर्स लेती है, तो सैटेलाइट को भी 24 आवर्स लेना है टू लुक स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, है ना। ऑलराइट, और क्या कंडीशन है, दे आर इन इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटर के ऊपर रखे जाते हैं, इक्वेटर के ऊपर उनको प्लेस करना पड़ता है ऑर्बिट में। सेंस ऑफ रोटेशन भी सेम होना चाहिए, जो अर्थ का वेस्ट टू ईस्ट, इनका भी, तभी तो स्टेशनरी लगेंगे। अपोजिट में रोटेट करने लगेंगे तो स्टेशनरी कहाँ दिखेंगे। ऑलराइट, सेंस ऑफ रोटेशन से हाइट भी बढ़ानी पड़ेगी, अभी टाइम पीरियड 24 आवर्स है तो हाइट बढ़ानी पड़ती है काफी, 35,800, नियरली 36,000, रफली 36,000 किलोमीटर बोल सकते हैं उसको, अबव द अर्थ सरफेस। तो अर्थ के सेंटर से कितना होगा, 6,400 और ऐड हो जाएगा, तो नियरली 42,200 किलोमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बराबर इसी हाइट पे प्लेस करना पड़ता है, नहीं तो वो दे विल नो लॉन्गर बी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो क्या होता है देखो, ये सैटेलाइट होने से, ये सैटेलाइट जो है ना, पहले ये नहीं होते थे, बहुत मुश्किल से, इंडिया के पास भी नहीं थे, बाकी कंट्रीज के पास भी बहुत कम थे, और कास्ट इसकी बहुत ज्यादा थी, है ना, तो लाइव ट्रांसमिशन नहीं देख सकते थे, है ना। तो जो मूवी थी वो अपनी वर्ल्ड कप विनिंग वाली, जिसमें कपिल देव ने, अभी बन रही है सॉरी मूवी, कपिल देव जो कैप्टन था इंडिया का, उसने अनएक्सपेक्टेडली जो है मैच वर्ल्ड कप चैंपियन बनवाया था इंडिया को। उस समय आई वाज ऑफ योर एज ओनली, तो उस समय वेस्ट इंडीज वाज वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, उसके बॉलर्स बहुत बाउंसर फेंकते थे, बहुत फास्ट स्पीड, कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होता था, है ना, तो डरते थे सब बैट्समैन उनसे। तो दे वर द वर्ल्ड चैंपियन कंटिन्यूअसली फॉर थ्री सक्सेसिव टूर्नामेंट्स, है ना। इंडिया वाज द जस्ट इट वाज प्लेस्ड एट द लोएस्ट, उसमें पहला मैच फिर वेस्ट इंडीज से ही था, शायद वो जीत लिया था उन्होंने, बाकी से भी जीतते गए। वो जिम्बाब्वे एक टीम थी बहुत लो रेटेड, उनसे हारने वाले थे, दे वर आउट इन 5 विकेट्स इन 17 रन। फिर कपिल देव जो कैप्टन था, उसने वो आया, उसने 4 and 6 मारने शुरू किए, 175 रन बना दिया उसने अलोन। तो उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं है अभी तक, लाइव ट्रांसमिशन तो छोड़ ही दो, दे हैव नॉट रिकॉर्डेड दैट मैच। तो इतना कम्युनिकेशन इतना पुअर था उस समय, तभी उसकी मूवी भी बन रही है। लेटर ऑन दे वेंट ऑन टू विन दैट टूर्नामेंट, फिर से फाइनल वेस्ट इंडीज के साथ हुआ था, एंड दे वर ऑल आउट इन 175 रन। तो एवरीबॉडी स्विच्ड ऑफ द रेडियो, टीवी तो होते नहीं थे, कमेंट्री आती थी कि 175 रन इज वेरी लो स्कोरिंग मैच, उनका एक बैट्समैन ही बना सकता है। बट फॉर्चुनेटली इनके बॉलर्स ने उनको आउट करना शुरू किया, एंड दे वर ऑल आउट विद इन दैट 175 एंड दे वॉन द वर्ल्ड कप। तो उसकी अभी मैच, अभी आई थिंक दे आर मेकिंग द मूवी आल्सो, रणवीर कपूर इज द हीरो इन दैट। तो देयर वाज नो लाइव ट्रांसमिशन, नो रिकॉर्डिंग आल्सो। अभी तो कहीं भी मैच होगा, छोटा मोटा मैच भी, तो लाइव ट्रांसमिशन होता है उसमें। तो क्या होता है देखो, व्हाई द प्रॉब्लम वाज देयर, रेडियो, अच्छा रेडियो कमेंट्री यूज्ड टू बी देयर। रेडियो में क्या होता है, जैसे ये अर्थ है ना, यहाँ पे आइनोस्फीयर है,
आइनोस्फीयर से रेडियो वेव तो रिफ्लेक्ट होके आ जाती है, बट टीवी की वेव हाई फ्रीक्वेंसी वेव होती है, दे गो आउट ऑफ द आइनोस्फीयर, तो यहाँ पे सैटेलाइट लगाना पड़ता है। सैटेलाइट्स रहते हैं तो सैटेलाइट वापस फिर उसको रिसीव करके सिग्नल भेजते हैं ना अर्थ पर। तो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स which cannot be reflected by the ionosphere are transmitted with the help of satellite। तो सैटेलाइट को प्लेस, सैटेलाइट अभी तो बहुत है, पहले नहीं थे, तो सैटेलाइट जो है उनको प्लेस करना पड़ता है ऑर्बिट में, एंड उसको अर्थ से कंट्रोल करना पड़ता है टू रिसीव द सिग्नल, उसको मॉडिफाई एम्पलीफाई करके वापस भेजना पड़ता है फिर। तो वन सैटेलाइट कैन कवर वन थर्ड ऑफ द अर्थ। तो टोटल 3 सैटेलाइट लगा दो, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, एनीवेयर लाइव ट्रांसमिशन कैन बी डन 24/7। पोल्स पे नहीं हो पाता है क्योंकि उनकी एक रेंज रहती है, पोल्स पे ट्रांसमिशन नहीं, पोल्स पे वैसे भी वो लोग रहते नहीं है, तो इसलिए पोल्स की तरफ फोकस नहीं करते वो। अदरवाइज almost all the earth is covered except poles। 3 satellites can cover entire globe and live transmission can be done। Okay, so geostationary satellites appearing fixed above the broadcasting station can receive the signals and broadcast them back to the wide area on the earth। Inset group of satellite are used in the communication। इंडियन नेशनल सैटेलाइट है ना, जब मैं 12th में था तब पहला लॉन्च किया गया था ये, ठीक है, इनसेट। ऑलराइट, तो इसी तो एक पर्टिकुलर इक्वेटोरियल प्लेन में ही रहते हैं ऑलमोस्ट सैटेलाइट, तो इसलिए डिश एंटीना देखो, ऑलमोस्ट ऑल द डिश एंटीनास दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द इक्वेटर एंड एक पर्टिकुलर एंगल पे। थोड़ा सा एंगल डिफरेंस है, एयरटेल का अगर डिश एंटीना है तो उसका थोड़ा एंगल अलग होगा, बट ऑलमोस्ट ऑल पॉइंटिंग टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटर की तरफ, और एक फिक्स एंगल रहता है उनका। और सैटेलाइट्स को दे कैन सी, डिश एंटीना कैन सी द सैटेलाइट्स, है ना, हम लोग नहीं देख सकते, बट डिश एंटीना एज फार एज सिग्नल्स आर कंसर्न, लाइव उनसे डायरेक्ट सिग्नल आते हैं वहां से, दे कैन रिसीव एंड अगेन एम्पलीफाई एंड सेंड एंड यू कैन सी द लाइव टीवी। ठीक है, तो इतना ही है इसमें, थोड़ा बहुत पॉइंट मैं और नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, एंड या फिर इसको फिनिश कर देते, एक मिनट। ओके, वी कैन फिनिश दिस, नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा लगे। पोलर जो स्टेशनरी हो गए, पोलर सैटेलाइट्स क्या होते हैं, तो जो कम हाइट पर होते हैं, नियरली 500 to 800 किलोमीटर पर, लो एल्टीट्यूड वाले, है ना, बट दे गो अराउंड द अर्थ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, पोल इसलिए पोलर बोलते हैं उसको। देयर टाइम पीरियड इज आल्सो नियरली 100 मिनट्स, है ना, and height is less, they can view only small strip in one orbit, few kilometers तक देख सकते हैं वो, है ना। और किसमें यूज करते हैं, रिमोट सेंसिंग में, मेट्रोलॉजी में, एनवायरनमेंट में, स्पाइंग में, फोटोग्राफी में, जीपीएस वगैरह में। एट क्लोज डिस्टेंस गुड रेजोल्यूशन, है ना, कम हाइट पे होते हो तो इनकी जो रिजॉल्विंग पावर होती है कैमरे की वो भी अच्छी रहती है ना। तो पोलर सैटेलाइट होते हैं कम हाइट पर, कभी कभी दिखते भी हैं, यू नो दैट आईएसएस जो है इंटरनेशनल स्पेसशिप, वो दिखता भी है कभी कभी। अब इंडिया में नहीं दिखता, बट इंग्लैंड में इट इज विजिबल, यूके वगैरह में दिखती है, उसकी लाइट से, लाइट उसकी वगैरह दिखती है, क्योंकि 300-400 किलोमीटर पर है वो, तो इट इज विजिबल फ्रॉम सम ऑफ द कंट्रीज एट पोल्स, उसकी कैन बी सीन डायरेक्टली विद द नेकेड आईज। वेटलेसनेस एक लास्ट टॉपिक दिया हुआ है। वेटलेसनेस में क्या होता है, हमारा जो रिएक्शन होता है ग्राउंड का, वो हमें वेट का फीलिंग कराता है। सपोज हम लिफ्ट में हैं और लिफ्ट नीचे जा रही, फ्री फॉल, तो लिफ्ट का भी फ्री फॉल, हमारा भी फ्री फॉल, तो रिएक्शन आएगा नहीं लिफ्ट का, तो वेटलेसनेस लगता है ना। तो और जो सैटेलाइट्स होते हैं वो भी फ्री फॉल के इक्विवेलेंट होते हैं। जो सैटेलाइट्स है ना, सैटेलाइट्स अराउंड द अर्थ, every part and parcel of satellite has the acceleration towards the center of the earth, which is exactly the value of acceleration due to gravity at that point, and this
Thus, in the satellite, everything inside it is in the state of free fall. जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो भी फ्री फॉल के इक्विवेलेंट है, तो रिएक्शन मिलती नहीं है, तो वेटलेसनेस रहता है वहां पर. दिस इज जस्ट एज इफ वी आर फॉलिंग टुवर्ड द अर्थ फ्रॉम द हाइट. दिस इज thus in the manned satellite people inside experience the no gravity. Gravity है but weightlessness, दोनों फ्री फॉल हो रहे हैं. नो सेंस ऑफ डायरेक्शन. अर्थ पे हम होते हैं, हम बोलते हैं वर्टिकल फोर्स लग रहा है, सैटेलाइट के अंदर फोर्स लगता ही नहीं है. नो हॉरिजॉन्टल नो वर्टिकल डायरेक्शन. वहां पे बहुत मुश्किल से लाइफ निकलती है ना. ग्रेविटी फ्री स्पेस में नेचुरल कॉल वगैरह मुश्किल है, और इवन यू वांट टू ब्रश द टीथ और हेयर कॉम करना है, वो सब फ्लोट करते रहते हैं, बहुत मुश्किल होता है. स्लीपिंग के लिए भी है ना, बांध के रखना पड़ता है, नहीं तो फ्लोट करेंगे, नींद सोते सोते फ्लोट करना शुरू कर दें. दे हैव टू टाई देमसेल्फ एंड, है ना. ऐसा सैटेलाइट के अंदर ऐसा एक यहाँ पे सोएगा खड़े होके, हमें लग रहा है खड़े होके सो रहा है, एक यहाँ पे सोएगा, एक यहाँ सोएगा, एक यहाँ पे सोएगा टाई करके, तो है ना सर्कुलर उसमें उनके वो रहते, टाई करके सोते रहते हैं, उनका कोई वो नहीं रहता है, लाई डाउन की सिचुएशन नहीं होती, सब नो वर्टिकल नो हॉरिजॉन्टल, है ना. वहां पे बबल, वाटर के बबल भी बहुत बड़ी बड़ी ड्रॉप बनती है. सरफेस टेंशन पढ़ेंगे हम आगे, बिग ड्रॉप्स आर फॉर्म. यहाँ पे अर्थ पे क्यों नहीं बनती? ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स को डिसमेंटल कर देता है, वहां पे ग्रेविटेशन फोर्स का इफेक्ट नहीं है, तो बिग ड्रॉप्स आर फॉर्म. एक और टॉपिक है, कभी कभी क्लास में कराया जाता है, देखो, फाइंडिंग द जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. तो कैवेंडिश वाज द साइंटिस्ट, उसने एक्सपेरिमेंट से जी की वैल्यू निकाल के दिखाई. एक रॉड है ऐसी, उसने दो छोटे छोटे मास कलेक्ट कर दिए, इधर इधर बड़े मास लिए डी डिस्टेंस पर. तो क्या होता है ग्रेविटेशन फोर्स, और ये वायर से सस्पेंड किया उसने, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये ट्विस्ट हो गई वायर थोड़ी सी इधर, तो वो एंगल उसने मेजर कर लिया कितना है. ठीक है, फिर टॉर्क का फार्मूला लगाया उसने, देखो एक तो ये दोनों के बीच का ग्रेविटेशन फोर्स Gmm/d², और टॉर्क जो है ये जो ट्विस्टिंग वायर है ना, इसका जो टॉर्क है वो पहले से ही पता होता है. थीटा इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ सस्पेंडेड वायर, और टाउ इज द रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट. 1 डिग्री के लिए या 1 डिग्री के लिए इस वायर का रिस्टोरिंग टॉर्क पहले से एक्सपेरिमेंट करके निकाल लेते हैं. तो सपोज वो थीटा ट्विस्ट हो गई, थीटा डिग्री, तो टोटल रिस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा? टाउ 1 डिग्री के लिए तो टाउ थीटा, और ये टॉर्क कितना बनेगा? ये फोर्स है, और फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एक फोर्स इधर है एक इधर है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? एल, लेंथ ऑफ द रॉड. इससे टॉर्क बनेगा, यहाँ से एक टॉर्क बनेगा एल इंटू एफ या एफ इंटू एल. तो Gmm/d² इंटू एल. तो ये टॉर्क और इसका टोटल टॉर्क कितना हो जाएगा? ये टाउ इंटू थीटा, और ये इससे टॉर्क बना, ये इसको इक्वेट कर देंगे, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और ये वापस आने का टॉर्क सस्पेंशन वायर का. तो थीटा मेजर करना, बस ये सब पता रहते हैं, ये पहले मासेस उसने नोट कर लिए थे, डिस्टेंस भी, लेंथ ऑफ द रॉड भी, थीटा. ऑब्जर्विंग थीटा thus enables one to calculate g from the equation. तो उसने कैलकुलेट किए, बहुत एक्यूरेट वैल्यू पुट करके, बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, थिन वायर, जिससे वो टर्न हो, नहीं तो टर्न ही नहीं होगा, है ना. तो जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 निकाली उसने. कैवेंडिश वाज द साइंटिस्ट, है ना. तो ये कभी कभी क्लास में कराते हैं तो पूछते भी है, बट अभी टॉर्क वाला टॉपिक नहीं है तो नहीं कराया होगा शायद. ठीक है, और ये तुम्हारा रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा टाउ टोटल, ये 1 डिग्री के लिए, टोटल के लिए, तो ये दोनों एट इक्विलिब्रियम बोथ विल बी इक्वल, एट इक्विलिब्रियम. दोनों को इक्वेट कर देंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो ये बस इससे सॉल्व करके जी निकाल लेंगे. ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू सी द इलास्टिसिटी. उसमें से भी बहुत सारे टॉपिक जो नहीं है, और वैसे ही छोटा चैप्टर है वो, तो दैट विल बी ओवर इन 2 lectures.
then we'll move on to the fluids, then heat, then waves and SHM. ये टॉपिक बचे अभी अपने. सेकंड बुक इज थिन बुक, वो थोड़ा जल्दी हो जाती है. All right, shall I end it now? कुछ पूछना है? सर वो एस्केप वेलोसिटी दिखा दो ना एक बार, स्क्रीनशॉट लूंगा. Okay. यहाँ तक है, उसके बाद एक पॉइंट और बता देता हूँ. डन. हाँ सर. मैंने ये बताया था मून पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, बिकॉज वहां पर जी जो है, जी बहुत कम है, 1/6 है, आर भी बहुत कम है, तो ये 2.3 आती है मून पर. और गैस पार्टिकल जो होते हैं उनकी स्पीड ज्यादा होती, तो वो स्केप हो जाते हैं मून से. और अर्थ पे जो है 11.2 है, गैस पार्टिकल की स्पीड जो है लेस देन दैट है, तो अर्थ पे एटमॉस्फेयर है. हाइट पे देखो, हाइट पे जाएंगे तो हमने लिखा है ना, हाइट पे कम होती, तो सडन हाइट के बाद फिर स्केप हो जाते हैं. लिमिटेड हाइट तक एटमॉस्फेयर है, और हाइट पर फिर क्या होता है, स्केप वेलोसिटी कम और गैस पार्टिकल की वेलोसिटी मोर, तो दे स्केप, स्टार्ट स्केपिंग आफ्टर सडन हाइट. ओके, चलो फिर, थैंक यू. एनीथिंग एल्स? नो सर. Okay. Arjun. Okay, others can leave. Arjun can remain. Arjun, what happened to your fees? Are you there? Arjun? Yes, Arjun, you are not attending the class. It means you are not responding. Join करके you are away. Unmute and talk.